हेलो दोस्तों, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं लेट्स स्टडी विद पूनम। 19वीं शताब्दी के दौरान सन 1879 में उत्तरी बंगाल रेलवे स्टेशन ने अपनी पहली लाइन को सिलीगुड़ी तक नहीं बढ़ाया था। तब तक कलकत्ता से दार्जिलिंग पहुंचने का रास्ता बेहद कठिन था। उस समय यात्री रेल, स्टीम फेरी, बैलगाड़ी और पहाड़ी रास्तों की मदद लेते थे। ये पूरा सफर 5 से 6 दिनों तक चलता था। सालों तक यात्री हिल कार्ट रोड तक पहुंचने के लिए बैलगाड़ियों, तांगों और पालकियों का इस्तेमाल करते रहे। ये सब न केवल धीमा था बल्कि थकाने वाला भी था। इसलिए जब रेलवे का विचार सामने आया तो इसे रामबाण इलाज समझा गया। अब दार्जिलिंग की पहाड़ियों से चाय और दूसरे स्थानीय उत्पाद मैदानी इलाकों तक आसानी से पहुंचाए जा सकते थे। बदले में दूसरी आवश्यक वस्तुएं जैसे मशीनें और यहाँ तक कि सैनिकों को भी पहाड़ी इलाकों तक आसानी से समय पर पहुंचाया जा सकता था। हिमालय की पहाड़ियों में समुद्र से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित सिलीगुड़ी अब यात्रा का अहम पड़ाव बन चुका था। यात्री साराघाट से रात भर यात्रा करके सुबह सुबह सिलीगुड़ी पहुंचा करते। आगे की यात्रा मीटर गेज से शुरू होती और यात्री छोटी लाइन पर चढ़ते, जिसकी पटरियां केवल 2 फीट चौड़ी थी। यही थी दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। इस पूरी यात्रा में 5-6 दिनों की बजाय अब 24 घंटे से भी कम समय लगने लगा था। इस छोटी लाइन और इसके डिब्बों को देखकर यात्री चकित रह जाया करते। इसे देखकर ऐसा लगता कि जैसे किसी खेलने वाले टॉय ट्रेन सेट को असलियत में उतार दिया गया हो। अपनी इस अनोखी बनावट के बावजूद दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे इंजीनियरिंग का बेहद नायाब नमूना है। इसकी जड़ें 1839 तक जाती हैं, जब दार्जिलिंग शहर के निर्माण के लिए रॉयल इंजीनियर्स के लेफ्टिनेंट नेपियर की देखरेख में हिल कार्ट रोड का काम शुरू हुआ था। ये इलाका पहले सिक्किम साम्राज्य का हिस्सा था, लेकिन 1835 में ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। जैसे जैसे हिल स्टेशन का विस्तार होने लगा, पुरानी कार्ट रोड अनुपयोगी साबित होने लगी और 1861 में नई कार्ट रोड बनाने की मंजूरी दी गई। दार्जिलिंग रेलवे की योजना 1878 में ईस्टर्न बंगाल रेलवे के एजेंट फ्रैंकलिन प्रेस्टीज ने तैयार की। उन्होंने इसका प्रस्ताव और वित्तीय अनुमान बंगाल सरकार को भेजा, जिसे तत्कालीन उपराज्यपाल सर एस्ले ईडन ने 1879 में मंजूरी दी। निर्माण के लिए 14 लाख का बजट भी तय किया गया और इसके लिए एक कंपनी बनाई गई। इसी रेलवे के निजी पहल के शुरुआती प्रयासों में से एक माना जाता है। 1879 में ही प्रेस्टीज ने दार्जिलिंग स्टीम ट्रामवे कॉर्पोरेशन कंपनी का गठन किया। कॉन्ट्रैक्ट के तहत इस रेलवे को 2 फीट चौड़ी नैरोगेज पर ही सीमित कर दिया गया। 1881 में कंपनी का नाम बदलकर दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे कर दिया गया। आजादी के बाद 1948 में इसका संचालन भारत सरकार ने अपने हाथों में ले लिया और वही नाम जारी रखा। अगस्त 1880 तक 32 मील लंबी लाइन सिलीगुड़ी से 4864 फीट ऊंचाई पर कुर्सियोंग तक यात्री और माल आवाजाही के लिए खोल दी गई। जुलाई 1881 तक 52 मील लंबी ये पूरी लाइन दार्जिलिंग बाजार तक पहुंच गई। निर्माण का कुल खर्च 31,96,000 रुपए आया। कंपनी ने मरम्मत और सुचारू सेवा सुनिश्चित करने के लिए कई इंतजाम किए। इंजन का निर्माण ग्लासगो की स्टीवर्ड एंड कंपनी ने किया। इनमें से एक इंजन 12 टन का था, जो 39 टन तक का भार ढो सकता था, और दूसरा 14 टन का था, जिसमें शक्तिशाली ब्रेक लगे हुए थे, जो 50 टन की रेलगाड़ी को भी खड़ी चढ़ाई पर ऊपर खींच सकता था। लेकिन असली चुनौती थी पहाड़ की अत्यधिक ऊंची चढ़ाई, जिसके लिए कई सारे बदलाव भी करने पड़े। लूप, स्पाइरल और जिगजैग भी बनाए गए, जिससे कि ट्रेन धीरे धीरे ऊंचाई पार कर सके। यही इस लाइन की सबसे अनोखी विशेषता भी बनी। यात्रियों के लिए अलग अलग डिब्बे भी बने। प्रथम श्रेणी का डिब्बा 13 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा था, जिसमें केवल 12 यात्री बैठ सकते थे। वहीं दूसरी श्रेणी में यात्री खुली हवा और बाहरी नजारों का आनंद लेते। वहीं सामान के लिए अलग डिब्बे हुआ करते थे। यात्रियों को सुझाव दिया जाता था कि वो अतिरिक्त कपड़े और बारिश के मौसम में जलरोधी कपड़े भी साथ रखें। सिलीगुड़ी से यात्रा की शुरुआत समतल जमीन पर होती थी। फिर ट्रेन महानदी को 700 फीट लंबे पुल पर पार करती। फिर पहला पड़ाव था सुकना स्टेशन,
जहां से असली चढ़ाई शुरू हुआ करती थी। घने जंगलों से होकर ये ट्रेन गुजरती और कभी-कभी रास्ते में हाथी भी दिखाई दिया करते। 11.5 मील पर पहले